चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का। इसमें सबसे पहले हम बच्चों करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये लेक्चर बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें कोई भी पॉइंट किस तरीके का थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जस्ट लाइक प्रैक्टिकल। बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है जी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल में आगे दो सब कैटेगरी है, कंपोनेंट है, माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है जी। पहले बच्चों हम बात करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है जी। इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड्स हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। जो फैक्टर्स, जो कंपोनेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। जो फैक्टर्स, जो एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इन्वायरमेंट, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है ना, कस्टमर्स। ये जो सारे लोग होते हैं जो कंपनीज में काम करते हैं, वो क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है। कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट इज द कंडीशंस, पीपल, इवेंट्स, फैक्टर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फ्लुएंस इट्स एक्टिविटीज एंड चॉइसेस, पर्टिकुलरली द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़। मेनली क्या है? जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है उसको चेंज करते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है जी। कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? एक कंडीशन है, लोग हैं, इवेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़ को और कंपनी की चॉइस को, एक्टिविटीज़ को, फंक्शंस को। Factors that are frequently considered part of the internal environment also include the organization mission statements, leadership style and its organization culture, ठीक है जी। अब इंटरनल एनवायरनमेंट में कुल मिला के कौन सी चीज़ें हुई जो क्या है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो फैक्टर्स, जो कंपनी के काम करने के स्टाइल को, तरीके को, फंक्शनिंग को, वर्किंग स्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है जी। इंटरनल एनवायरनमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा? वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर यूनियन, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं। अब आते हैं बच्चों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? जो फैक्टर्स आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी हैं, ठीक है जी। ए बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन ए वैक्यूम, इट हैज़ टू एक्ट एंड रिएक्ट व्हाट हैपेंड आउटसाइड द फैक्ट्री एंड व्हाट इज द ऑफिस वॉल्स विद इज द ऑफिस वॉल्स। दीज फैक्टर्स दैट हैपन आउटसाइड द बिजनेस आर नोन एज, जो चीज़ें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो रही हैं और इन्फ्लुएंस कर रही हैं हमारे अंदर वाले बिजनेस को, दैट इज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सिंपल तरीके से समझिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। कहते जो फैक्टर्स आउटसाइड द बिजनेस हो रहे हैं उसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। और जो हमारे बिजनेस को हो तो रहे हैं बाहर पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे को, दीज विल अफेक्ट द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। बड़े ही सिंपल तरीके से आप समझिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है। जो काम हो तो बाहर रहे हैं, ठीक है जी, जो कहते क्या लिखा था? दीज फैक्टर्स हैपन्ड आउटसाइड द बिजनेस, ये फैक्टर्स हैपन्ड हो रहे हैं आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी, ठीक है। पर क्या है? दीज आर अफेक्ट्स टू द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी की
ऑब्जेक्टिव पे, कंपनी की पॉलिसी पे, कंपनी की प्लान पे, कंपनी के स्ट्रैटेजी पर, इन सभी चीज़ों को वो क्या है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है जी। तो वो क्या है, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैं। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी। अब माइक्रो कहते हैं द इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, कहते हैं इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कैन देयरफॉर बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑपरेटिंग इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एग्जिस्टिंग इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। ध्यान से सुनिएगा दोबारा, कहते हैं इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कैन देयरफॉर बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, अब जिस इन्वायरमेंट है हम लोग, मान लीजिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जिसमें एग्जिस्ट करती है, उसमें क्या होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेसेस भी होती हैं। ठीक है जी। देयरफॉर बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ऑपरेटिंग इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है जी। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या होती हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होती हैं, उसके थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज। ठीक है जी। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट ऑपरेटिंग इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एग्जिस्टिंग इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है जी। सिंपल दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ रिपीट करके। कहते इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, द इन्वायरमेंट विद इन विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, जिसमें वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है जी। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में स्ट्रेंथ भी हो सकती है, वीकनेस भी हो सकती है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के हैं पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को, दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है जी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो फैक्टर हैं वो क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो फैक्टर्स हैं वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी कर सकते हैं, कंपनी के लिए थ्रेट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसलिए कहते हैं फोर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कुड बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। ये चार इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग आपके साथ। चलिए फिर ये चार कौन कौन से हैं। पहला है, बड़े ही आसान है, बड़े ही अच्छे तरीके से आपको इमेज से पता लग जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। पहला, स्ट्रेंथ क्या है, हमारी इनहेरेंट कैपेसिटी विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज टू गेन द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और कम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कंपिटिटर। स्ट्रेंथ क्या होती है, हमारी क्षमता, हमारी एबिलिटी एज कंपेयर टू आर कंपिटिटर। मेरी क्षमता मेरे कंपिटिटर के अगेंस्ट कितनी है कि मैं क्या है उनसे आगे निकल सकता हूँ। मेरी हर बंदे में कुछ जैसे मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग था। ठीक है जी, प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग था, तो वो क्या थी, मेरे जो बाकी स्टूडेंट्स होते थे, फ्रेंड्स सर्कल में होते थे या फिर ओवरऑल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स होंगे, उनके कंपैरेटिवली मेरी, अब आप कहोगे प्रैक्टिकल तो हर ऑलमोस्ट सभी टीए स्टूडेंट्स का होता है, नहीं, बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, मेरा बहुत अच्छा था। मैं वर्किंग बहुत अच्छे से करता था, प्रेजेंटेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिल्कुल लड़कियों की तरह। ठीक है, लड़कियों के जो थ्योरी में प्रेजेंटेशन होती है वैसी मैं प्रैक्टिकल में करता था, इसलिए सभी मेरे सब्जेक्ट्स में 70+ हैं। ठीक है ना। तो मतलब क्या है, वो मेरी इंटरनल कैपेसिटी, इंटरनल स्ट्रेंथ थी, जो क्या है मुझे क्या देती थी, कम्पिटिटिव एडवांटेज देती थी ओवर इट्स कंपिटिटर और माई कंपिटिटर। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, सुपरवाइजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल्स विच कैन बी यूज फॉर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है जी, सो दैट द कंपनी गेन्स। अब कंपनी के पास कहते हैं बहुत अच्छी इनके पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जिससे क्या है वो प्रोडक्ट को बड़े अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, जिससे क्या है कंपिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा हमारे कंपिटिटर के कंपैरेटिवली हमें। ठीक है जी, हमें मार्केट में एक फ़ायदा मिल जाएगा, एडवांटेज मिल जाएगा कंपिटिटिव हमारे कंपिटिटर के कंपैरिजन। दूसरा, वीकनेस क्या होती है, हमारी कमजोरी। अब कहते हैं वीकनेस क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन है। वीकनेस क्या है, इनहेरेंट हमारी अंदरूनी एक वीकनेस है, जो क्या है हमें नीचे गिरा देती है एज कंपेयर टू आर कंपिटिटर।
ठीक है जी। क्रिएट्स ए स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, हम क्या है अपने मार्केट में पीछे चले जाते हैं एज कम्पेयर टू आवर कंपटीटर। एग्जाम्पल ऑफ वीकनेस क्या है, इज ओवर डिपेंडेंस ऑन ए सिंगल प्रोडक्ट लाइन। ठीक है ना, कहते हैं एग्जाम्पल आपको वीकनेस की बड़े अच्छे से समझ सकते हो कि जब हम एक ही चीज़ के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी हो जाती है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं मान लीजिए सारी की सारी डिपेंडेंसी रख देता कि मैं भाई थ्योरी में मेरे आने ही 40 हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल में थ्योरी में 40 की डिपेंडेंसी रखता। मान लीजिए जैसे हमारे टाइम पे पहले ग्रुप में दो प्रैक्टिकल होते थे, 2 थ्योरी होती थी, ठीक है, तो प्रैक्टिकल के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी हो गई। अब वो क्या कर सकते हैं, थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। वीकनेसेस है मेरे लिए, थ्योरी की वजह से मैंने क्या किया, कमी क्रिएट कर ली, जिससे क्या हुआ, फेल होने के चांसेस बन सकते थे। ठीक है ना, वीकनेस क्या है भाई, ओवर डिपेंडेंस हम हो जाते हैं किसी सिंगल प्रोडक्ट लाइन पे, किसी सिंगल प्रोडक्ट पे। तीसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है, फेवरेबल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, ठीक है जी, विच इनेबल इट्स टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथ इट्स पोजीशन। ठीक है जी, मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट में फेवरेबल कंडीशन है आपके लिए, मार्केट में फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है आपके लिए। आप क्या है अपनी स्ट्रेंथ, इंटरनल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके एक कंपिटिटिव एडवांटेज ले सकते हो और मार्केट में एक हाई शेयर गेन कर सकते हो। ठीक है जी, एग्जाम्पल ऑफ एन अपॉर्चुनिटी इज ग्रोइंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस दैट ए कंपनी प्रोवाइड्स। आप एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो जिसकी बड़ी अच्छी मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई है, ठीक है, तो आपके पास पूरा मौका है उसको क्या है भुना सकते हो। ठीक है जी, उसको प्रॉपरली गेन कर सकते हो। चौथा और लास्ट है थ्रेट। थ्रेट क्या होता है, डर, खतरा। ठीक है जी, थ्रेट क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है, मार्केट में अनफेवरेबल कंडीशन है आपके लिए। ठीक है जी, जो क्या है रिस्क क्रिएट करती है डैमेज के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है जी, पहला क्या था, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, एक इंटरनल स्ट्रेंथ जो क्या है हमारे को हमारे कंपटीटर के अगेंस्ट क्या करती है, कंपिटिटिव पोजीशन में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ी करती है एज कम्पेयर टू कंपटीटर। दूसरा वीकनेस, वीकनेस क्या है, हमारी इंटरनल वीकनेस जो क्या है हमारे बिजनेस को, हमारी बिजनेस एंटिटी को एक डिसएडवांटेज प्रोवाइड करती है, डिसएडवांटेज प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू आवर कंपटीटर। तीसरा स्ट्रेंथ, पहला क्या था, सॉरी स्ट्रेंथ, दूसरा वीकनेस, तीसरा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या था, अपॉर्चुनिटी क्या है, फेवरेबल कंडीशंस इन द मार्केट, हमारी फर्म के लिए फेवरेबल कंडीशन है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके एक एडवांटेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज गेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बड़ी अच्छी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करके उस मौके को भुना सकते हैं। चौथा और लास्ट क्या है, थ्रेट। थ्रेट क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन। अपॉर्चुनिटी फेवरेबल कंडीशन और थ्रेट अनफेवरेबल कंडीशन। आगे है जी स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस ही तो कर रहे थे हम लोग, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस क्या है, स्वॉट एनालिसिस क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक एनालिसिस करना, उसके इंटरनल क्या उसकी कंपनी की स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए, क्या उसकी वीकनेसेस है, क्या उसके लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या मार्केट में उसके लिए फर्म के लिए थ्रेट्स हैं। ठीक है जी, कहते हैं ये क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच है अंडरस्टैंड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट इज द स्वॉट एनालिसिस। ठीक है जी, बिजनेस फर्म अंडरटेक स्वॉट एनालिसिस टू अंडरस्टैंड एक्सटर्नल एंड एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट। कहते हैं जो बिजनेस फर्म है वो स्वॉट एनालिसिस किस लिए करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है जी, हमारे लिए क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की सिचुएशन है, इंटरनल में क्या है। स्वॉट विच इज़ द एक्रोनियम ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। थ्रू सच एन एनालिसिस, कहते हैं हम स्वॉट एनालिसिस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जान सकते हैं, हमारी हमारी बिजनेस एंटिटी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है।
ठीक है जी, क्या कमजोरियां हैं, क्या हमारी खासियत हैं, और कैन बी मैच विद द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है जी, जैसे मैंने कहा जब हम स्ट्रेंथ का अपॉर्चुनिटी का पढ़ रहे थे, हम अपॉर्चुनिटी देखकर अगर हमारी फर्म क्या है एक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो, और मार्केट में हमें हमारे लिए क्या है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, तो हम क्या है क्या कर सकते हैं, मार्केट में अपनी कंपिटिटिव अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन का फ़ायदा उठा के अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है जी, कहते थ्रू सच एन एनालिसिस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस exist within an organization can be matched with the opportunities and threats operating in the environment so that effectively strategy can be formulated। ठीक है ना, उस स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देख के हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं जो क्या है हमारी सिचुएशन को मैच करती हूँ। ठीक है ना, अगर हमारी पोजीशन स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ हमारी है, और दूसरी तरफ क्या है मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है, तो फिर हम क्या है और अच्छे से ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीकनेसेस हैं, ठीक है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम क्या है उस वीकनेसेस को रिमूव करने की कोशिश करेंगे मार्केट में फेवरेबल कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है ना, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी देयरफॉर इज द वन दैट कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू द यूज़ ऑफ स्ट्रेंथ एंड न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स। जैसे मैंने बोला कि हम स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए थ्रेट्स को कम करेंगे, इम्पैक्ट उसके वीकनेसेस के इम्पैक्ट को। ठीक है ना, भाई कमियां कम से कम लॉस के जो चांसेस हैं उसको हम मिनिमम करेंगे। ठीक है, उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं बच्चों आसान मज़ेदार ठीक है पॉइंट्स पर। अब पहले हमने पढ़ा इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है जी, दूसरा फिर हमने पढ़ा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में माइक्रो और मैक्रो। ठीक है जी, अभी हम कर रहे थे स्वॉट एनालिसिस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है जी, हम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में स्वॉट एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं, बिजनेस एंटिटी में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्वॉट एनालिसिस का क्या रोल है, किस तरीके से इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी, अब आते हैं बच्चों एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट। सबसे पहले माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो क्या है, रिलेटेड टू द स्मॉल एरिया और इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, कहते हैं ये क्या है, रिलेट करता है स्मॉल एरिया के साथ। ठीक है जी, स्मॉल और एरिया के साथ रिलेट करता है, जिसका क्या है इमीडिएट इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। माइक्रो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली। जैसे मैंने कहा है इसका इमीडिएट इम्पैक्ट होता है। ये क्या कहते हैं कि माइक्रो इन्वायरमेंट क्या करता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, और क्या करता है रेगुलरली इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्टली और रेगुलरली इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन को। विद इन द माइक्रो और द इमीडिएट इन्वायरमेंट इन विच ए फर्म ऑपरेट वी नीड टू एड्रेस द फॉलोइंग इश्यूज। कहते हैं माइक्रो और माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट क्या एक इन्वायरमेंट जिस दैट इज इन विच ए फर्म ऑपरेट, जिसमें क्या एक फर्म क्या करती है, काम करती है। ठीक है, अब हमें क्या है वो इशू एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब माइक्रो इन्वायरमेंट के इश्यूज कौन कौन से हैं, चलिए बात करते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 एम्प्लॉइज़। अब एम्प्लॉइज़ के रिलेटेड कोई भी बात होगी वो डायरेक्टली एम्प्लॉइज़ कंपनी की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करेगी, बिल्कुल करेगी जी। दूसरा कस्टमर तो भगवान है जी हमारा। कस्टमर कस्टमर अगर नाराज होगा, जैसे हमने कैडबरी की सिचुएशन देखी। ठीक है जी, कस्टमर ने कंप्लेंट करी, कंप्लेंट को हमने एनालिसिस किया, ठीक है, फिर हमने रिस्पॉन्ड किया, एक पूरी पैकिंग सिस्टम ही 90 दिन के अंदर हमने चेंज कर दिया। वो किस वजह से किया, कस्टमर की वजह से किया ना। मतलब क्या है, कस्टमर हमारी कंपनी को बर्बाद भी कर सकता था। ठीक है, अगर हम कस्टमर की कंप्लेंट को रिस्पॉन्ड ना करते तो होता ना। ठीक है, तो इसलिए माइक्रो इन्वायरमेंट में पहले नंबर पे क्या आया, कस्टमर, दूसरे नंबर पे एम्प्लॉइज़। ठीक है जी, तीसरे नंबर पे द वेज इन विच द फर्म कैन रेज इट्स फाइनेंस। ठीक है जी, फाइनेंस,
कि किस तरीके से फर्म जो है पैसा रेज कर सकती है। उसके बाद हु आर द फर्म सप्लायर, ठीक है जी, सप्लायर भी हमारी बिजनेस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी। सप्लायर, लिमिटेड सप्लायर होंगे तो क्या है, वो क्या है, हमारे को महंगे प्राइस पे, कॉस्टली इन्फ्लेटेड प्राइस पे क्या है, गुड्स बेच देंगे, ठीक है जी। अगर लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर है तो हमारी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी, जिससे क्या है हम एक अच्छे एक बिल्कुल कम प्राइस पे क्या है गुड्स को अवेलेबल कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट को प्रोक्योर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट जो होगी वो मिनिमम होगी। लोकल कम्युनिटी विद इन द फर्म विद इन विच द फर्म ऑपरेट, ठीक है जी। जो मान लीजिए कोई अपना मैनेजर्स वगैरह है कंपनी के, ठीक है, कंपनी की मैनेजमेंट है, वो आ गए सारे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट कंपटीशन एंड हाउ दे परफॉर्म, मतलब कंपिटिटर्स, ठीक है जी। तो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन आ गए, कस्टमर आ गए, ठीक है जी, कस्टमर आ गए। कहते कस्टमर कौन है, वन हु पे टू एक्वायर द प्रोडक्ट, ठीक है जी, जो पैसे देकर प्रोडक्ट हमारे से खरीदता है। ऑर्गेनाइजेशन आ गई, मतलब ऑनर्स आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ आ गए। ये लोग वही है ना जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी को, ठीक है जी। मार्केट आ गई, मार्केट क्या है, प्राइस सेंसिटिविटी, मैच्योरिटी, मार्केट मैच्योरिटी, कोस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा प्रोडक्ट का, ठीक है ना। इंटरमीडियरीज आ गए, इंटरमीडियरी कौन है, जो क्या है हमारे बीच और कंज्यूमर के बीच में एक गैप जो है फिल करते हैं। कंपिटिटर्स, कंपिटिटर्स क्या है, हु एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द मार्केटर, ठीक है जी। सप्लायर्स, जैसे मैंने आपको बताया, सप्लायर अगर नंबर ऑफ सप्लायर्स ज़्यादा है तो बार्गेनिंग पावर हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, कॉस्ट क्या है मिनिमम हो जाएगी, ठीक है जी। अब आगे आते हैं बच्चों, मैक्रो एनवायरनमेंट। कहते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, कहते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट हैज़ ब्रॉडर डायमेंशन, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल, कल्चरल। अब देखिए जो कहते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के क्या है, ब्रॉडर डायमेंशंस हैं। अब देखिए ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो खाली एक फर्म को इन्फ्लुएंस करेगा, नहीं, ये पूरी हो सकता है इंडस्ट्री को करे, हो सकता है पूरी ओवरऑल कंट्री को। मान लीजिए लॉ चेंज हुआ, अब इसमें जैसे हमने बात करी मैक्रो एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, मान लीजिए जैसे कि पॉलिटिकल है, ठीक है जी, पॉलिटिकल चेंजेस आए, पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए आई, जैसे क्या हुआ, पहले इतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं था, ठीक है, कांग्रेस सरकार में, अब बीजेपी गवर्नमेंट आई, ठीक है जी, एनडीए गवर्नमेंट आई, एनडीए गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करते करते देखिए हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठीक है जी। पहले क्या होता था, कितनी सारी कंपनीज थी, ठीक है जी, मैं आपको कुछ सेक्टर्स के नाम ले देता हूँ, ठीक है जी। पहले आपका टेलीकॉम सेक्टर में कितनी सारी कंपनीज से अब कुल मिला के सिर्फ 3 कंपनीज रह गई, ठीक है जी। बीएसएनएल जैसी कंपनी ख़त्म कर दी, ठीक है जी, एमटीएनएल जैसी डेड करवा दी कंपनी जानबूझ के, ठीक है जी। एयरटेल जैसी भी अपना वोडाफोन ख़त्म बंद हो गई, ठीक है जी, अपना एयरसेल बंद हो गई, ठीक है, अपना रिलायंस कम्युनिकेशन थी वो बंद हो गई, ठीक है, मतलब सिर्फ 2-3 कंपनीज ही रह गई, जियो रह गई, एक नाम के लिए आइडिया, और एयरटेल रह गई, ठीक है। उसके बाद अब रेलवे में भी आ जाइए, रेलवे में भी क्या किया, प्राइवेटाइजेशन आ गया जी, ठीक है, रेलवे स्टेशंस को भी धीरे धीरे प्राइवेट करी जा रहे हैं, धीरे धीरे बेची जा रहे हैं। ऐसे ही एयरलाइन इंडस्ट्री में है, ठीक है जी, वहाँ पर भी क्या है, हवाई अड्डों को बेचा, एयरपोर्ट्स को भी बेचा जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों को, अडानी को, अंबानी को बेचा जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब क्या है, ये जो बिजनेस, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो भी क्या है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इकोनॉमिकल फैक्टर, इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार की कैसी है वो भी तय करेगी, ठीक है जी। अपना सोशल अपना फैक्टर्स भी तय करेंगे,
कि आप कौन से स्टेट में, कौन से रीजन में काम करते हो, किस तरीके से सोसाइटी अपना रिएक्ट करती है वो भी, ठीक है ना। डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन साइज क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, ठीक है ना। गवर्नमेंट, लीगल, ग्लोबल। लीगल क्या है कि भाई लॉ चेंज कर दिए, गवर्नमेंट ने लॉज चेंज कर दिए, लॉज चेंज होने की वजह से आपका बिजनेस टोटली ऑब्वियस है इन्फ्लुएंस्ड होगा, ठीक है ना। इसलिए क्या कहते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कल्चरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड ग्लोबल ट्रेंड्स एक्सेट्रा। दीज कॉन्स्टिट्यूट जनरल एनवायरनमेंट्स विच अफेक्ट्स वर्किंग ऑफ ऑल द फर्म्स। अब ये खाली एक फर्म को थोड़ी ना अफेक्ट करेंगे, ये सभी फर्म्स को अफेक्ट करेंगे, ठीक है जी। हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा करें, किसी को कम करें, किसी को ज़्यादा करें, किसी को कम करें, ठीक है जी। अब आते हैं बच्चों एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज टास्क एनवायरनमेंट एंड अफेक्ट बिजनेस एंड मार्केटिंग इन डेली ऑपरेटिंग लेवल, ठीक है। व्हेन द चेंजेस इन द मैक्रो एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द बिजनेस इन द लॉन्ग रन। क्या कहते हैं जी, कहते हैं जब चेंजेस आती है मैक्रो एनवायरनमेंट में तो फिर कहते हैं ये अफेक्ट करती है बिजनेस को लॉन्ग रन में, ठीक है जी। माइक्रो एनवायरमेंटल चेंजेस आर नोटिस इमीडिएटली, ठीक है जी। याद रखना, ये तो हमने पढ़ा था ना कि माइक्रो एनवायरमेंट क्या है, स्मॉल लेवल पर अफेक्ट करती है। स्मॉल लेवल पर मतलब ये स्मॉल लेवल या इमीडिएट अफेक्ट करती है, ठीक है जी, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। और जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो बड़े लेवल पर करती है, ठीक है, और लॉन्ग रन के लिए करती है, लॉन्ग रन के लिए। ऐसे एमसीक्यू आते होते हैं ज़्यादातर, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन हैव्स टू बी, अब हमें क्या है, कहते क्लोजली एनालाइज करना होगा और मॉनिटर करना पड़ेगा सभी एलिमेंट्स माइक्रो एनवायरनमेंट के लिए इन ऑर्डर टू कम्पिटिटिव टेक इन द कंपटीशन, या कम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन में बने रहने के लिए हमें क्या है, इन सभी माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के इश्यूज़ को अच्छे से क्या करना होगा, ध्यान से एनालाइज करना होगा, स्कैन करना होगा, ठीक है जी। सबसे पहले बहुत ही आसान है आगे, ठीक है जी। सबसे पहले कंज्यूमर्स और कस्टमर्स। कहते हैं अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर द एम ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर। बिल्कुल ठीक है जी। कहते हैं हमारा जो सबसे, हर कंपनी का अब जो सबसे प्यार से एक बिजनेस एंटिटी की जो मैनेजमेंट होती है ना, वो सबसे ज़्यादा प्यार से, सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से किसको रखती हैं, सेल्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि उनकी वजह से ही तो कंपनी चल रही होती है, ठीक है ना। इसलिए एक पीटर ड्रकर क्या कहते हैं, पीटर ड्रकर कहते हैं कि हर कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या होता है, कस्टमर को क्रिएट करना और कस्टमर को रिटेन करना, ठीक है जी। कस्टमर वो लोग हैं जो कंपनी को पे करते हैं टू एक्वायर एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट, ठीक है जी, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। द प्रोडक्ट में भी बोथ इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, पता ही आपको गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी होती है, ठीक है जी। प्रोडक्ट भी हो सकता है, सॉरी, सर्विस भी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द कस्टमर। बिल्कुल ठीक है जी। कोई भी छोटी सी दुकान है या मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई भी बिना कस्टमर के सर्वाइव कर ही नहीं सकती। कस्टमर मे और मे नॉट बी कंज्यूमर। जरूरी नहीं है कि कस्टमर कंज्यूमर हो, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। वो कैसे, आपको भी पता है, जब हम कंपनी एक प्रोडक्ट बेचती है मान लीजिए, तो हो सकता है वो आगे वो होलसेलर हो सकता है वो रिटेलर हो सकता है एक रिटेलर अगर कंज्यूमर को बेच रहा है, फाइनल एंड यूज़र को बेच रहा है, देन वो कंज्यूमर हो सकता है। कंज्यूमर वो है जो अल्टीमेटली कंज्यूम करता है गुड्स को। ये भी बड़ी सिंपल सी बात बताई हमें। कहते हैं फादर में बाय ए प्रोडक्ट एज ए कस्टमर फॉर हिज डॉटर, ठीक है जी, हु विल बी ए कंज्यूमर। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, मान लीजिए अपनी मैंने गुड़िया के लिए खरीदा है, तो मैं कस्टमर हूँ, कंज्यूमर नहीं। कंज्यूमर मेरी डॉटर है, ठीक है जी। मैंने अपनी डॉटर के लिए चॉकलेट परचेज करी, तो मैं कस्टमर ज़रूर हूँ पर कंज्यूमर मेरी डॉटर है। एक कंज्यूमर ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है जी। अब मार्केटिंग कहते हैं, मार्केटिंग के एनवायरनमेंट में जो कंज्यूमर की जगह होती है कस्टमर की जगह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब
चॉकलेट मान लीजिए मैं तो खाता नहीं चॉकलेट, ठीक है, मेरी वाइफ खाती है या मैम खाते हैं, ठीक है, नेहा मैम खाते हैं या फिर हमारी डॉटर खाती है। तो कहते हैं मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो कौन रखता है, वो दोनों रखते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट तो मार्केटिंग जो होगी उनको देखते हुए होगी ना, मुझे देखते हुए थोड़ी ना होगी। मैं तो उनकी डिमांड पूरी करने के लिए वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ। तो मार्केटिंग जो की जाएगी, मार्केट किसके ओरिएंटेड होगी? नेहा मैम के और मेरी डॉटर के ओरिएंटेड होगी, ठीक है जी। द मार्केटर हैज़ टू क्लोजली मॉनिटर एंड एनालाइज द चेंजेस इन द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड देयर बाइंग हैबिट्स, ठीक है ना, क्योंकि ध्यान जो रखा जाएगा कंज्यूमर का रखा जाएगा, ना कि कस्टमर का रखा जाएगा। उन कंज्यूमर के टेस्ट का, कंज्यूमर की हैबिट्स का, उसको देखते हुए सब कुछ चेंज किया जाएगा, ठीक है जी। हु आर द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स, कौन हमारे कस्टमर्स और कंज्यूमर है? कई बार मान लीजिए कोई अपना पेन लिया मैंने, मैं ही कस्टमर हूँ, मैं ही कंज्यूमर हूँ। व्हाट बेनिफिट्स दे आर लुकिंग फॉर, ठीक है जी, कौन से बेनिफिट्स के लिए वो देखने हैं, अपना ढूंढ रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या है वो, और क्या उनका बाइंग पैटर्न है, ठीक है जी। तो ये हमारा पहला एलिमेंट्स था माइक्रो एनवायरनमेंट का। कस्टमर, कस्टमर कौन है? जो हमारे से प्रोडक्ट खरीदते हैं। कस्टमर भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, ठीक है जी। कस्टमर कंज्यूमर में फ़र्क क्या है? कस्टमर बायर हो सकता है, कंज्यूमर जो एक्चुअली में एंड में कंज्यूम करता है। जो मार्केटिंग होती है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है, जो एंड में कंज्यूम करता है, ठीक है जी। अब हमें देखना होता है कि कौन हमारे कस्टमर हैं, क्या उनका टेस्ट है, ठीक है, और क्या उनका बाइंग पैटर्न है। दूसरा है जी कंपटीटर। दूसरा एलिमेंट माइक्रो एनवायरनमेंट का क्या है? हमारे कंपटीटर्स, ठीक है जी। कहते हैं कंपटीटर्स कौन है? जो दूसरी बिजनेस एंटिटीज़ हैं। जैसे मान लीजिए हम केसीसी ट्यूटोरियल हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमारी जो अदर जो CACS वगैरह की, CMA वगैरह की जो कोचिंग देते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो हमारे क्या है? कंपटीटर्स हैं, ठीक है जी। दैट कम्पीट फॉर द रिसोर्सेज एज वेल एज मार्केट्स, ठीक है जी, जो क्या है हमारे रिसोर्सेज को भी और हमारे मार्केट शेयर को भी कम्पीट करते हैं। कंपटीशन शेप्स बिजनेस, ठीक है जी। कहते हैं कंपटीशन जो है वो बिजनेस की शेप तय करता है कि भाई बिजनेस किस टाइप का होगा, किस तरीके से होगा। A study of the competitive scenario is essential for the marketer, particularly threat from the competition, ठीक है ना। कहते एक स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कंपिटिटिव सिनेरियो की, भाई कितना का कंपटीशन है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए जियो जब लॉन्च हुआ तो उस समय कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था। बहुत सारी कंपनीज थी, एयरसेल, BSNL, MTNL, वोडाफोन, आइडिया, ठीक है, अपना रिलायंस कम्युनिकेशन थी, ठीक है, इतनी सारी कंपनीज थी, उनमें कंपटीशन था। तो उन्होंने कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म करने के लिए क्या किया? पहले सारी कंपनी को, सभी कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट 4G नेटवर्क फ्री में देना शुरू कर दिया, ठीक है। पूरे इंडिया में फ्री में लाइनें लगी, 2-2 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी सिम लेने के लिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था, ठीक है जी। लंगर ही बैठ रहा था एक हिसाब का, लंगर से भी बुरे हालात थे, ठीक है जी। लंगर में भी इतनी बड़ी लाइनें आपने कम ही देखी होंगी। तो मतलब क्या है, उन्होंने एक क्या किया? स्टडी करी कि कंपिटिटिव सिनेरियो की, कि भाई कितना का कंपटीशन है, किस तरीके से कंपटीशन ख़त्म किया जा सकता है, कितना को उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है जी। और कहते हैं फॉलोइंग आर द फ्यू मेजर क्वेश्चन दैट मे बी एड्रेस फॉर द एनालाइजिंग द कंपटीशन। कहते हैं ये क्वेश्चंस हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं जो क्या है, दैट मे बी एड्रेस फॉर एनालाइजिंग द कंपटीशन, ठीक है जी। ये क्या है? एड्रेस होने चाहिए या एड्रेस करने हैं, इसके लिए कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए। पहला क्या है? हु आर द कंपटीटर्स, कंपटीटर्स कौन है। नंबर 2, व्हाट आर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज, क्या हमारी बिजनेस ऑब्जेक्टिव है और क्या हमारी स्ट्रेटजीज हैं। नंबर 3, हु आर द मोस्ट अग्रेसिव एंड पावरफुल कंपटीटर्स, ठीक है ना। हमने ये तो देख लिया हमारे कंपटीटर्स कौन है, फिर हमने अपना गोल और ऑब्जेक्टिव बताया कि हमारा ये गोल और ये ऑब्जेक्टिव हमारा एक्चुअल में है। फिर हम तीसरे नंबर पे लास्ट हम देखेंगे कि सबसे
जो हमारे एग्रेसिव सबसे स्ट्रॉन्ग कंपटीटर कौन है उसको देखते हुए हम लोग अपनी पॉलिसी सेट करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। कंपटीशन मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है जी। डायरेक्ट कंपटीशन इज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर इन द सेम बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है ना। डायरेक्ट बिजनेस हो सकता है जो सेम एक्टिविटी के साथ एंगेज्ड हैं, जैसे कि इंडियन शैम्पू सैशे मार्केट, देयर आर सो मैनी कंपटीटर्स, ठीक है ना। जो अपना पाउच आते हैं, सैशे आते हैं शैम्पू के, उसके बहुत सारे कंपटीटर हैं, बिल्कुल कंपनीज हैं जो क्या है, हु आर कंपीटिंग टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर, जो आपस में क्या है, कंपटीशन करते हैं मार्केट शेयर को अचीव करने के लिए, गेन करने के लिए एक दूसरे को, ठीक है। उसी समय पर कंपटीशन कहते हैं कैन ऑल्सो भी इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट कंपटीशन कैसा होता है, कहते हैं फॉर एग्जांपल कंपटीशन बिटवीन ए हॉलिडे रिजॉर्ट एंड ए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर अवेलेबल ए डिस्क्रिशनरी इनकम ऑफ एफ्लुएंट कस्टमर इज इनडायरेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। कहते हैं एक कंपटीशन किसके बीच में, एक हॉलिडे रिजॉर्ट है, एक हॉलिडे रिजॉर्ट है और एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और अवेलेबल है डिस्क्रिशनरी इनकम, ठीक है जी, दैट एफ्लुएंट कस्टमर इज इनडायरेक्ट कंपटीशन, ठीक है, जो जिनमें क्या है, इनडायरेक्ट कंपटीशन है, ठीक है जी। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा कंपोनेंट एलिमेंट्स क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट का, तो माइक्रो एनवायरनमेंट का ऑर्गेनाइजेशन। कहते इंडिविजुअल ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशन और वर्किंग इन ए डिफरेंट कैपेसिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग पोजीशन में इंडिविजुअल काम करते हैं किसी भी बिजनेस एंटिटी में, ठीक है जी। दैट इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, बिल्कुल जी, बाहर से आते हैं, और दे हैव डिफरेंट एंड वेरिएड इंटरेस्ट, ठीक है जी। इन माइक्रो एनवायरनमेंट एनालिसिस नथिंग इज इम्पॉर्टेंट एज सेल्फ एनालिसिस बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। क्या कहते हैं, कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में सेल्फ एनालिसिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ भी नहीं है, कि आप खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन का एनालिसिस करिए। अंडरस्टैंडिंग इट्स ओन स्ट्रेंथ, ओन कैपेबिलिटी इन ए पर्टिकुलर बिजनेस, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन डेप्थ शुड बी गोल ऑफ द फर्म इंटरनल एनालिसिस। कहते हैं हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए कि हम क्या है, इन डेप्थ में अपनी स्ट्रेंथ चेक करेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे एक्चुअल में हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। द ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी ऑफ ए फर्म ऑक्यूपाई ए क्रिटिकल पोजीशन इन द माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है जी। कहते हैं जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, रिसोर्स अवेलेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो फर्म की क्रिटिकल पोजीशन रखते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में। चौथा है जी, कहते वी हैव मेट द एनिमीज यस एंड ही इज अस। क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैज सेवरल नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग दैट मे अफेक्ट इट्स एक्टिविटी, दीज कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप दैट आर लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब कहते हैं ये लोग हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको फटाफट कहते हैं दीज कंसिस्ट ऑफ, कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन हैज सेवरल नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग दैट में अफेक्ट इट्स एक्टिविटी। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द काम करते हैं, ठीक है, जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द काम करते हैं जो बिजनेस की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, ठीक। इनमें से कहते हैं दीज कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स दैट आर लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस। इनमें से कुछ लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को, और वो कौन कौन लोग हैं। नंबर 1 है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नंबर 1 है ऑनर्स, ऑनर है बिल्कुल जी। ऑनर कौन होते हैं, इंडिविजुअल के केस में, बिजनेस एंड प्रोप्राइटरशिप के केस में ऑनर है, ठीक है। कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स हैं, ग्रुप्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिनका क्या है मेजर स्टेक होता है, ठीक है जी, उनकी वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित होते हैं। दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी में जो मैनेजमेंट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वही चलाते हैं बिजनेस, कंपनी को चलाते हैं,
ऑनरशिप शेयर होल्डर के हाथ में होती है और मैनेजमेंट जो होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में होती है। तो इनका डिसीजन तय करता है कि बिजनेस एंटिटी कैसे काम करेगी। तीसरा, एम्प्लॉइज। कहते हैं एम्प्लॉइज वो लोग हैं जो पैसे लेकर कंपनी के लिए काम करते हैं, ठीक है जी, डू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। दे आर द मेजर फोर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉइज एम्ब्रेसेस द सेम वैल्यूज एंड गोल्स ऑन एज द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, कहते इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि एम्प्लॉइज एम्ब्रेसेस द सेम वैल्यू एंड गोल्स एज द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं एम्प्लॉई का भी वही गोल होना चाहिए जो हमारी संस्था का है, हमारी कंपनी का है, हमारे बिजनेस एंटिटी का है। हाउएवर दे डिफर इन बिलीव्स। हो सकता है वो बिलीफ में हमारे से, ऑनर से, मैनेजमेंट से अलग सोच रखते हो, एजुकेशन उनकी अलग हो, उनका एटीट्यूड अलग हो, उनकी कैपेबिलिटीज़ अलग हों, पर कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। व्हेन मैनेजर एंड एम्प्लॉइज वर्क टुवर्ड्स डिफरेंट गोल्स एवरीवन सफर। मैनेजर कुछ और गोल के लिए काम कर रहा है और एम्प्लॉइज़ कुछ और गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है पूरी कंपनी सफ़र करेगी, पूरी कंपनी को ही घाटा होगा, नुकसान होगा। चौथे नंबर पे क्या है, मार्केट। कहते हैं मार्केट इज़ लार्जर देन कस्टमर्स। मार्केट क्या है, जो पूरा ओवरऑल कंपनी प्रोडक्ट की डिमांड का शेयर होता है, दैट इज मार्केट। मार्केट इज टू बी स्टडीड इन टर्म ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल साइज, इट्स ग्रोथ पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो इट्स अट्रैक्टिवनेस। कि भाई कौन कौन सी चीज़ें प्रोडक्ट की मार्केट को अट्रैक्ट करती हैं, उसकी डिमांड को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, उसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव को अट्रैक्ट करती हैं, वो मार्केट पर्सपेक्टिव्स हैं। द मार्केटर शुड स्टडी द ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट एंड की सक्सेस फैक्टर ऑफ द मार्केट ही इज़ ऑपरेटिंग। ठीक है ना, कहते हैं जो मार्केटर है, मतलब जो मार्केट का एनालिसिस करता है, उसको उन सभी फैक्टर्स का एनालिसिस करना चाहिए जो क्या है, मार्केट प्रोडक्ट की मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वो इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज कौन कौन से हैं, कहते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर, मतलब प्रोडक्ट के लिए कंपनी मार्केट में कस्टमर क्या प्राइस पे करना चाहता है। प्राइस सेंसिटिविटी कितनी है, मतलब लोग प्राइस ओरिएंटेड हैं या क्वालिटी ओरिएंटेड हैं। ठीक है ना, कि फिर उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर देते हैं कि जियो ने देखा कि लोग इंडिया में प्राइस ओरिएंटेड हैं, तो उन्होंने पहले प्राइस वॉर ही करी। कि कहते हैं पहले प्राइस वॉर ही करी कि लोगों को फ्री की आदत डालो, जब एक बार ये आदत डल गई, हैबिट डल गई, तो अपने आप ही वो अपनी ज़रूरत को यूज़ करेंगे। क्योंकि जब एक हैबिट 6 महीने साल आपको एक चीज़ की आदत पड़ जाती है, वो आपकी लाइफ का हिस्सा बना दिया। हर बंदे को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चिपका दिया उन्होंने, यूट्यूब, हर बंदा उसके, उस समय टिकटॉक भी पूरा था, टिकटॉक जैसी घटिया ऐप्स आ गई। ठीक है जी, तो बेवकूफ़ों की तरह लोग चिपके रहते थे टिकटॉक जैसी, ठीक है, अपनी लाइफ बर्बाद करने के लिए, आंखें ख़राब करने के लिए। तो मतलब क्या है, उन्होंने देखा कि जियो ने देखा कि लोग प्राइस सेंसिटिविटी हैं, ठीक है, प्राइस सेंसिटिव है, तो उन्होंने सस्ता बिल्कुल फ्री में, कुछ पहले फ्री में बांटा, फिर बहुत सस्ते में बांटा, फिर अब धीरे धीरे सेम प्राइस पे आ गए। टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, ठीक है जी, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है मार्केट का, ठीक है, और मार्केट क्या मैच्योर तो नहीं हो रही। मैच्योर का मतलब यहाँ पे क्या है, जब क्या है एक ख़त्म होने के कगार पे होती है, एक प्रोडक्ट की होती है ना, हर प्रोडक्ट की एक मैच्योरिटी होती है, एक लाइफ होती है, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, तो क्या वो मैच्योरिटी स्टेज पे तो नहीं है, तो ये भी देखा जाता है। ठीक है जी, ठीक है जी, पहला हमारा क्या हो गया, ऑनर, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तीसरा एम्प्लॉइज, चौथा मार्केट, और पांचवा अब हम करने जा रहे हैं सप्लायर्स। सप्लायर्स क्या है, सप्लायर्स फॉर्म एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है जी, दे प्रोवाइड, सप्लायर कौन होते हैं, जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज देते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, मदद करते हैं। लार्ज कंपनी रिलाई ऑन द हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स
टू मेंटेन देयर प्रोडक्शन। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होती हैं और वो बहुत सारी कंपनियों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है जी, प्रोडक्शन के लिए। सप्लायर विद देयर ओन बार्गेनिंग पावर अफेक्ट्स द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। बिल्कुल जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप आपके इनपुट्स के, आपके रॉ मटेरियल के जो सप्लायर्स हैं वो लार्ज हैं, फिर तो आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर सप्लायर्स जो हैं वो थोड़े हैं, बहुत कम हैं, ठीक है जी, तो वो क्या है, अपने मन चाहे प्राइस आपसे चार्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो सकता है, ठीक है जी। मतलब क्या है, जो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर है वो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे अफेक्ट करेगी। दे कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर फोर्स विच शेप्स द कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। अब जिसकी वजह से कंपटीशन आपका कम और ज़्यादा हो सकता है। ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू टेक ए मेजर डिसीजन ऑन द आउटसोर्सिंग और इन हाउसिंग प्रोडक्शन। मतलब कई बार क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, हमें लगता है कि हम खुद बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन हाउस भी बना कर सकते हैं या फिर उसको क्या है बाहर से भी परचेज कर सकते हैं। दैट इज इन हाउस और आउटसोर्स, ठीक है जी। अब रियलिटी बाइट पे आते हैं जी। क्या है आपके लिए यहाँ पर रियलिटी बाइट? कहते हैं वेन एवर यू परचेज ए पैकेट ऑफ बिस्कुट एंड टेक ए क्लोजर लुक एट द पैक। कहते हैं ध्यान से पैकेट की तरफ देखिएगा, आप रियलाइज करोगे कि कंपनी सेलिंग द बिस्कुट एंड द कंपनी एक्चुअली मेकिंग द बिस्कुट इज एक्चुअली डिफरेंट, ठीक है जी। जो कंपनी बिस्कुट बेच रही है और एक्चुअली में बिस्कुट बना रही है, टोटली डिफरेंट है, इज एक्चुअली डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, if you take a look at the image below the biscuit packet, you will see the difference. Here the Parle is the marketing the biscuit, and the other are the making on its behalf. This is called outsourcing, ठीक है जी। जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केटेड बाय, क्या लिखा हुआ है, मार्केट बाय पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। बेच कौन रहा है, पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और मैन्युफैक्चर्ड कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सीएफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। बना कोई और रहा है, बेच कोई और रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है जी। ये हमारा क्या हो गया, सप्लायर। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं? इंटरमीडिएरीज एक्सर्ट ए कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल जी, कहते एक बड़े लेवल पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज द मेजर डिटरमाइनिंग फोर्स इन द बिजनेस। इन मैनी केस द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट दे बाय, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, कंज्यूमर को पता ही नहीं होता एक्चुअल में वो मैन्युफैक्चरर कौन है इसका, ठीक है ना। तो कहते हैं दे बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द लोकल रिटेलर, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ऑनलाइन स्टोर्स दैट आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर, ठीक है ना। तो वही पॉपुलर हो जाते हैं, इनको क्या, कस्टमर को क्या पता ही नहीं होता कि एक्चुअल मैन्युफैक्चरर कौन है, एक्चुअल ओनर कौन है, ठीक है जी। ये हमारे एलिमेंट्स थे किसके, माइक्रो इन्वायरमेंट के, ठीक है जी। तो इस पार्ट में बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।